शांतिपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। गोपाल का परिवार इतना निर्धन था कि उनके पास न अपनी कोई जमीन थी और न ही जीवन यापन का कोई स्थायी साधन। गोपाल सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाई होती उसी से अपने पूरे परिवार का गुजारा चलता। ये देखकर उसके माता पिता अक्सर चिंतित रहते। हमारे पास न अपना घर है न खेती की जमीन। हमारा बेटा दिन रात मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। मगर गोपाल की माँ शांत स्वभाव से कहती, चिंता मत करो, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही उसकी ताकत है। एक दिन ऐसा आएगा जब गोपाल की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोपाल ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा यही विश्वास रहता था कि मेहनत और ईमानदारी का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। आज भले ही किस्मत मेरे साथ ना हो, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन सब बदल जाएगा और मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे काम पर जाते समय कहा, बेटा, इतनी मेहनत करता है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। गोपाल मुस्कुराकर बोला, माँ, जब तक आप और पिताजी सुखी नहीं हो जाते तब तक मेरी सारी खुशियां अधूरी हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी मेहनत जरूर देख रहा है। उसके पिता ने भी प्यार से कहा, बेटा, याद रख, मेहनत करने वाले का समय चाहे देर से बदले, लेकिन बदलता जरूर है। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास अपना घर होगा, अपनी जमीन होगी और आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये कहकर गोपाल अपने काम पर निकल पड़ा। उस दिन भी वो सेठ राम प्रसाद के खेत में पूरी लगन से काम कर रहा था। सेठ राम प्रसाद पास के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने खेत की देखरेख कर रहे थे। गोपाल अपने काम में पूरी लगन से जुटा हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी कि सेठ राम प्रसाद बहुत उदास और चिंता में डूबे हुए हैं। सेठ राम प्रसाद की मायूसी देखकर गोपाल तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी परेशानी में है। अगर आप चाहें तो मुझे बताइए, शायद मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। गोपाल की बात सुनकर सेठ राम प्रसाद को गुस्सा आ गया। वो झुझुलाकर बोले, अरे तू मेरी मदद करेगा? पहले अपनी मदद करने लायक बन। अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो आज तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी करनी पड़ती क्या? जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। ये सब समय और भाग्य की बात है। किस्मत इंसान को हर पल परखती है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे साथ ना हो, पर मुझे यकीन है कि अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में भले देर हो, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गोपाल की बातें सुनकर सेठ राम प्रसाद का चेहरा खिल उठा। वो बोले, अरे गोपाल, तेरे विचार वाकई बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद तू इतना सकारात्मक सोचता है। ये देखकर मेरे मन को सचमुच सुकून मिला। तेरी बातें दिल को छू गईं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर जिद करता था, मेरे पिता मुझे समझाते थे। बेटा गोपाल, हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी सर्द हवाओं की तरह कठिनाइयां लाती है, और कभी बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी बीत जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। सेठ रामप्रसाद ये सुनकर भावुक हो गए और बोले, वाह गोपाल, तेरे पिता वाकई बहुत नेक इंसान होंगे। एक दिन मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। गोपाल ने फिर पूछा, मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप मुझसे साफ साफ कहिए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। सेठ रामप्रसाद ने गहरी सांस लेकर कहा, गोपाल, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। दरअसल हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन है। वो जमीन कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास रही है। उस पर मेरा और मेरे छोटे भाई का हक है। लेकिन गांव के ही कुछ लोग, बाप और बेटे दोनों, ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की सोच रहा था, मगर गांव के कई बड़े बड़े लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। सेठ रामप्रसाद ने दुखी होकर कहा, मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है। यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं। समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं मालिक। अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे तो भी उन लोगों के दबदबे और गांव के बड़े बुजुर्गों की वजह से शायद आपको न्याय न मिल पाए। लेकिन इसका कोई और रास्ता हो सकता है। सेठ रामप्रसाद ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, तो फिर गोपाल, तू ही बता, अब मैं क्या करूं? मैं तो सचमुच थक चुका हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, हर समस्या का हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक उपाय बता सकता हूं, जिससे आप अपनी जमीन दोबारा हासिल कर सकते हैं। अरे तो बताना गोपाल, आखिर वो तरीका क्या है? तब गोपाल ने धैर्य से पूरी तरकीब समझाई। उसने बताया कि किस तरह चतुराई से और गांव के नियम कायदों के सहारे उन लोगों को उनकी असलियत के साथ बेनकाब किया जा सकता है। तरकीब सुनकर सेठ रामप्रसाद की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, वाह गोपाल, तू तो बहुत समझदार निकला। तेरी इस योजना से तो मुझे अपनी जमीन जरूर वापस मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही की वजह से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आपकी जमीन का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक है गोपाल, तू वाकई नेकदिल इंसान है। कल से तू इस काम पर लग जा। अगले दिन गोपाल उन बाप बेटों के पास पहुंचा, जिनका नाम धनराज और महेश था। वही लोग थे जिन्होंने सेठ रामप्रसाद की जमीन पर कब्जा कर रखा था। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सुना कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? धनराज ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, अरे अरे, तू है कौन? किसने कह दिया कि हमें मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। गोपाल विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ और काम की तलाश में भटकता रहता हूँ। रोज कहीं न कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। कभी खेती बाड़ी में हाथ बटा लेता हूँ तो कभी कोई और काम कर लेता हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। बहुत सारी जमीन है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती होगी। सोचा शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। धनराज ने फिर कठोर स्वर में कहा,
भाई मैंने साफ कह दिया ना, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। गोपाल हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इसका मतलब सेठ रामप्रसाद आपके बारे में सही कहते थे। ये सुनकर धनराज और महेश चौंक गए। दोनों एक साथ बोले, क्या कहा? सेठ रामप्रसाद ने हमारे बारे में क्या कहा? गोपाल ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं सेठ जी, कुछ खास नहीं। खैर, आपके यहाँ तो काम नहीं है, तो मैं कहीं और देखने चला जाता हूँ। गोपाल वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि धनराज और महेश को शंका हुई। उन्होंने तुरंत गोपाल को रोककर कहा, ठहरो, हमें साफ साफ बताओ, सेठ रामप्रसाद ने हमारे बारे में आखिर क्या कहा है? अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम हो। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरे बूढ़े माँ और पिताजी का पेट पालना है। सब्र रखो, वह काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ, सेठ रामप्रसाद हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले सेठ रामप्रसाद के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस और रूखा इंसान है। मैं वहाँ दिन रात मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो मुझे सही मजदूरी नहीं देता था। कल इसी बात पर मेरी उससे कहा सुनी हो गई। फिर क्या हुआ? उसने हमारे बारे में क्या कहा? गोपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मेरी सेठ रामप्रसाद से बहस हो रही थी, तब उसने मुझसे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार धनराज सेठ और महेश सेठ अपने मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। इसी वजह से आपके यहाँ हमेशा मजदूर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सुनकर महेश ने गर्व से कहा, हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। आखिर हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करे, उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत नेक बात कही। सेठ रामप्रसाद तो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। गोपाल की मीठी और समझदारी भरी बातों में धनराज और महेश पूरी तरह फंस गए। वे दोनों खुश होकर बोले, चलो अब काम की बात करते हैं। तुम हमें अच्छे इंसान लगते हो। हमारे खेतों में काम करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे ही किसी मजदूर की जरूरत थी। कल से ही काम पर आ जाना। गोपाल ने धन्यवाद दिया और अगले दिन से ही उनके खेतों पर काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन धनराज अपने बेटे महेश से बोला, महेश बेटा, ये गोपाल तो बहुत ही मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे अपने पास रोक लिया। महेश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोपाल वाकई बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और कर पाए। ये पूरे दिन खेत पर जी जान से लगा रहता है। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत और लगन ने धनराज और महेश का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम दोनों बाप बेटे अपने खेतों का दौरा करने निकले। जब वे खेत पर पहुंचे तो देखा कि गोपाल अभी तक काम में जुटा हुआ है। महेश ने आवाज लगाई, अरे गोपाल भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम अभी तक काम में लगे हो। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। माँ और पिताजी का पेट पालना है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटाऊंगा। घर पर बैठकर खाली समय बिताने से बेहतर है कि मैं काम करूं। इससे मेरा मन भी लगा रहता है। तुम वाकई बहुत मेहनती हो गोपाल, लेकिन अब आज का काम यहीं छोड़ दो। घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो काम करने में ही सुकून मिलता है। आप लोग जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है गोपाल, जैसा तुम्हारा मन। जब काम पूरा कर लो तो घर चले जाना। ये कहकर दोनों बाप बेटे खेत को गोपाल के भरोसे छोड़कर अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब धनराज और उसका बेटा खेत पर पहुंचे तो देखा कि वहां पुलिस के कुछ सिपाही खड़े हैं। पुलिस की जीप और थानेदार को देखकर दोनों घबरा गए और जल्दी से आगे बढ़े। क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ इस तरह क्यों आए हैं? थानेदार ने कड़क आवाज में कहा, क्या ये जमीन तुम दोनों की है? जी हाँ दरोगा जी, यह जमीन हमारी है। हमारे पास इसके सारे कागजात भी मौजूद हैं।
तो फिर तुम दोनों को जेल ले जाकर ताले के पीछे डालना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ चिल्लाए और कहा, क्या? लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? अभी तुम सब समझ जाओगे। पलट कर देखो जरा इनको। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की मिट्टी से एक सड़ा गला कंकाल बाहर निकाला गया था। महेश कांपते हुए बोला, ये क्या है? ये लाश हमारे खेत में कैसे? थानेदार ने गुस्से से कहा, अब मासूम बनने का नाटक मत करो। पहले किसी को मार कर खेत में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता। नहीं दरोगा जी, हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम। यह लाश यहाँ कैसे आई, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। चुप! झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की है। फांसी और उम्र कैद का नाम सुनते ही बाप बेटे के होश उड़ गए। दोनों पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगे। थानेदार ने सख्त आवाज में कहा, देखो, अब कोई चालाकी मत करना। तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा ही। अभी फैसला कर लो कि कौन जाएगा। ये सुनकर धनराज और उसके बेटे महेश के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने थानेदार से कहा, थानेदार साहब, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर वो पास खड़ा हो गया। धनराज, महेश और मजदूर गोपाल थोड़ी दूरी पर जाकर धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। पिताजी, अगर हम दोनों फंस गए तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अरे गोपाल, तू ही कोई उपाय बता, हमें बचा ले। मालिक, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। ये हड्डियां देखकर लगता है कि ये लाश कई महीनों पहले की है। शायद किसी पुराने झगड़े का मामला हो, लेकिन अगर तुम दोनों चुप रहोगे तो शक तुम पर ही जाएगा। बेहतर यही होगा कि सच बता दो। ये सुनकर महेश घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फांसी और उम्र कैद की बातें सुनकर वो पहले ही डर से कांप रहा था। अब गोपाल की बातों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। दरोगा कुछ सोच ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया वहां पहुंच गए और बोले, सेठ राम प्रसाद, सच सच बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? किसे मारकर गाड़ा है तुमने? सेठ राम प्रसाद शांत स्वर में बोले, मुखिया जी, ये जमीन मेरी है ही नहीं। कुछ महीनों पहले धनराज सेठ और उसका बेटा महेश ने जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया था। तब से मैं इस खेत में आया तक नहीं। अगर किसी ने यहाँ कुछ दबाया है तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। थानेदार ने तुरंत धनराज और महेश की ओर देखा और बोला, सच सच बताओ, ये जमीन आखिर किसकी है? दरोगा जी, यह जमीन मेरी नहीं, सेठ राम प्रसाद की है। अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों इस जमीन को अपनी बता रहे थे। अब सच सच बताओ, आखिर मामला क्या है? धनराज घबराकर बोला, दरोगा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर हमने सेठ राम प्रसाद की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस कंकाल के बारे में हमें सचमुच कुछ भी नहीं पता। महेश रोते हुए बोला, साहब, हम अपनी गलती मानते हैं। हमने झूठे कागज बनवाकर जमीन हड़पने की कोशिश की थी। हमें माफ कर दीजिए। हम अभी इसी वक्त ये जमीन सेठ राम प्रसाद को वापस कर देंगे। इतने में गोपाल आगे आया और बोला, दरोगा जी, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं। बोलो गोपाल। ये कंकाल किसी इंसान का नहीं है। कल रात खेत की जुताई करते समय मुझे ये हड्डियां मिली थीं। शक होने पर मैंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। मैं चाहता था कि असली मालिक और कब्जा करने वालों की सच्चाई सबके सामने आ जाए। थानेदार ने हड्डियों की जांच करवाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही रिपोर्ट लेकर आया। सर, जांच में पता चला है कि ये इंसान का कंकाल नहीं, बल्कि एक मरे हुए बैल का कंकाल है जो कई साल पुराना है। थानेदार ने गुस्से में धनराज और महेश से कहा, तुम दोनों ने लालच में आकर दूसरे की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया, झूठे कागज बनवाए और कानून को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुखिया ने गांव वालों के सामने घोषणा की।
आज से ये जमीन उसके असली मालिक सेठ रामप्रसाद को वापस सौंपी जाती है। गांव में कोई भी व्यक्ति अब इनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। सेठ रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो गोपाल के पास आए और बोले, गोपाल, आज अगर तू ना होता तो मैं अपनी पुश्तैनी जमीन कभी वापस नहीं पा सकता था। तूने मेरी इज्जत भी बचाई और न्याय भी दिलाया। जैसा वादा किया था, मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा आज से तेरे नाम करता हूं। मालिक, मैंने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की थी, लेकिन अगर आप मुझे ये सम्मान देना ही चाहते हैं, आखिर मेरे बूढ़े माँ और पिताजी के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं इस जमीन पर मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। गांव के सभी लोग गोपाल की ईमानदारी, बुद्धिमानी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, ईमानदारी, धैर्य और बुद्धिमानी से किया गया प्रयास अंत में हमेशा न्याय दिलाता है, जबकि लालच और छल का अंत हमेशा अपमान में होता है।